नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की फसल में कौन कौन सी सस्य क्रियाएं की जा रही है, इस विषय पर आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम में हमारे आज के जो फोन नंबर्स हैं वो हैं 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178 और 0177 शिमला हिमाचल का ये शिमला का STD कोड है। तो सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आलू की फसल इस समय कहाँ कहाँ लगी हुई है। आजकल किसान भाइयों, आलू की फसल हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर चल रही है। जी। और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें मुख्यतः शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा के वो भाग जो लगभग 1800-2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक स्थित हैं, वहाँ पर आलू की फसल अभी चल रही है। और जो 3000 मीटर से ऊपर के इलाके हैं जिसमें मुख्यतः लाहौल स्पीति जिला का सिरमौर जिला और चंबा जिला का पांगी और भरमौर जो क्षेत्र है वो उसमें आता है, तो इन सभी क्षेत्रों में आजकल आलू की फसल चल रही है। डॉक्टर विनोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये मुख्य फसल किस्में हैं भी कौन कौन सी हैं। इन दोनों क्षेत्रों के लिए जो मुख्य किस्में हैं वो है कुफरी ज्योति, जो कि काफ़ी पुरानी किस्म है, और नई फसलों में कुफरी हिमालयनी, कुफरी गिरधारी मुख्य है। डॉक्टर, और जहाँ तक जो है वो लाहौल और किन्नौर की बात करें जी। तो इसमें जो है हम एक किस्म है कुफरी चंद्रमुखी, वो भी पुरानी है, लेकिन इन जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं इनमें जो पछेता झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ही कम है, तो इसलिए जो है वो ये किस्म जो है वो उन दोनों क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, कुफरी चंद्रमुखी। इसमें कोई नई किस्म भी आई है? अभी हाल ही में हमारे संस्थान ने एक नई किस्म जो है कुफरी करण करके विकसित की है, और किसान भाइयों को एक आध साल में इसका जो बीज जो है उपलब्ध हो जाएगा। इस किस्म के मुख्य गुण ये हैं कि ये एक तो इसमें पछेता झुलसा रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है, और इसके अतिरिक्त जो थोड़ी नेमाटोड की समस्या जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो है अब हो गई है, तो इसमें भी जो है वो थोड़ी इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। और इसके अतिरिक्त जो वायरसेज हैं, विषाणु हैं, बहुत सारी वायरसेज के लिए इसमें जो टॉलरेंस है। जी जी। तो आलू में आजकल कौन कौन सी सस्य क्रिया की जा रही हैं? हाँ, ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अभी इन क्षेत्रों में जो कि ऊंचे और अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं इनमें आलू की फसल चल रही है, और आलू की जो समयावधि है वो भी लगभग पूरी होने को है। तो कहने का भाव ये है कि आलू लगभग बनकर नीचे मिट्टी में उपयुक्त उसके आकार का लगभग बन चुका होगा। तो सबसे बड़ा जो सस्य क्रिया है इसके लिए ज़रूरी आजकल के समय में है वो किसान भाइयों के लिए यही सलाह है कि जैसे अभी मौसम बरसात का चला हुआ है, मानसून अभी चल रहा है, तो पानी इकट्ठा ना होने दें खेत में। तो सबसे बड़ा सस्य क्रिया यही है कि जल निकासी का पूरा ध्यान रखें और उसका प्रबंध करें। जैसे ही बारिश होती है तो अपने खेत का चक्कर जरूर लगाएं किसान, और जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा है खेत में तो उसकी निकासी का उचित प्रबंध करें, जैसे भी नाली बना के कुछ भी करके, ताकि पानी खेत के अंदर खड़ा रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि उसके जो आलू के कंद हैं, जो आलू हैं वो लगभग बन चुके हैं, और ऐसा अगर पानी इकट्ठा रह गया तो वो जो है वो आलू को सड़ने की पूरी संभावना जो है वो हो जाएगी। जी, पानी की उचित निकासी का प्रबंध करना इस समय काफी जरूरी है। बहुत ही। डंठलों की कटाई किस स्थिति में की जानी चाहिए, डॉक्टर विनोद आप बताएं। डंठलों की मतलब जो हम आलू की फसल उगाते हैं वो उसके दो उपयोग हैं, एक तो जो है वो बीज के लिए उगाते हैं और दूसरा जो है भोज्य फसल है। तो भोज्य फसल में तो अगर डंठल ना भी काटें तो चलेगा, लेकिन अगर आपने बीज के लिए फसल उगाई है तो डंठलों का काटना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपकी जो फसल है वो 100 या 110 दिन की हो जाती है तो डंठलों का काटना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि भोज्य फसल भी है, उसमें भी अगर आप डंठल काटेंगे तो उसके कई फायदे हैं। डंठल काटने के कई फायदे हैं इसके। डंठल अगर भोज्य फसल में भी काटें तो उसकी गुणवत्ता, उसकी स्टोरेबिलिटी, भंडारण की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जी।
क्या पछेता झुलसा रोग ग्रस्त पौधों के डंठल भी काटे जाने चाहिए? हाँ जी, देखिए जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के वो क्षेत्र जो 2000 से 3000 मीटर के बीच में हैं, वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और ये पछेता झुलसा रोग भी बहुत अधिक आता है जी। और इस रोग के आने से सारे पत्ते जो हैं वो ऐसे काले से होके, डंठल भी काले हो जाते हैं, परंतु इसका जो जीवाणु है वो ऊपर से चल के नीचे कंधों तक पहुंचने की संभावना होती है। तो यदि किसान भाई ऐसे पौधे जिनमें पछेता झुलसा रोग आ गया है, खेत में जिसमें रोग ये आ चुका है, पनप चुका है, उनके डंठल नहीं काटेंगे तो यही रोग जो है वो नीचे आलू के कंदों तक पहुंच जाएगा। इससे फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, आलू के कंद के खराब होने की भी संभावना पूरी रहती है। अन्यथा कुछ ऐसा भी है कि वो अंदर अंदर ही रहता है जो किसान को दिखाई नहीं देगा। जी। और अगर ऐसे आलूओं को किसान अगले वर्ष के लिए अपने बीज के रूप में रखते हैं तो ये जो रोग है बहुत जल्दी पनपेगा और अधिक ज़्यादा मात्रा में पनपेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि किसान भाई पछेता झुलसा रोग का उचित प्रबंध करें, इसको ना आने दें। इसके लिए जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रतिरोधी किस्में हमारे पास हैं, जैसे कि कुफरी गिरधारी बहुत उपयुक्त किस्म है, इसमें ये रोग नहीं आता है। कुफरी हिमालयनी है, उसमें भी कम आता है। तो कुफरी ज्योति की जगह अगर इन किस्मों को लगाएं तो ये रोग अपने आप ही कम आएगा। अन्यथा दूसरे तरीके हैं कि वो उसके ऊपर ज्योति लगाया है तो फफूंदनाशक जो है दवाइयों का छिड़काव करें, फिर भी नहीं रुकता है। पौधों के ऊपर अगर वो उसके लक्षण आ ही जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, डंठल भी काले हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके तो इन पौधों के डंठलों को काट कर दूर किसी गड्ढे में दबा दें। गड्ढे में दबाने से ये फायदा होगा कि ये वहीं का वहीं रुक के आगे नहीं फैलेगा, द्वारा पनपेगा नहीं, द्वारा पनपेगा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि जहाँ पछेता झुलसा रोग आया है वहां पर डंठल काटने और भी अधिक आवश्यक है। तो इनको काटने की विधियां कौन कौन सी हैं? अगर विधि से काटे तो भी फायदा इसका? ऐसा है कि हमारे हिमाचल में जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, बहुत ज़्यादा खेती किसी के पास है नहीं। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास उससे भी कम है। तो किसानों को यही सलाह है कि, और ज़्यादा करके जो प्रैक्टिस चली हुई है वो यही है कि इन डंठलों को काटने के लिए दराती का उपयोग करते हुए लेवर से ही काटा जाता है और यही उपयुक्त है जी। अगर किसान चाहे कि उसके पास लेबर की कमी है, नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, मौजूद नहीं है, तो वो दवाई का छिड़काव करके भी डंठलों को मार सकता है। और उसके लिए एक दवाई जो वैसे वीडीसाइड के रूप में भी प्रयोग होती है, उसका नाम पैराक्वाइट डाइक्लोराइड है, जिसको ग्रामोक्सोन के नाम से मिलती है। तो अगर इस दवाई का छिड़काव किसान भाई जो है लगभग कोई 50-60 ml एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर 200 ml दवाई जो है वो 80 लीटर पानी में घोल के एक बीघा में 80 लीटर पानी के अंदर घोल के डालेंगे तो ये डंठल अपने आप सूख जाएंगे। ये दूसरी विधि है जी। डॉक्टर विनोद जी, ये बताएं कि खुदाई का उचित समय क्या है और ये किस प्रकार से की जानी चाहिए? खुदाई से पहले जैसे मैंने कहा कि डंठल काटना बहुत जरूरी है जी। और डंठल काटने के अपने फायदे हैं। हाँ जी। तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो माहू कीट है जिसको हम एफिड बोलते हैं, हाँ जी। तो अगर आप डंठल काट देंगे तो जो माहू एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो है वो जो विषाणु रोग जो नहीं फैलाएंगे। अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर आप डंठल काट देंगे तो नीचे जो आलू जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है, आलू का साइज वहीं रुक जाता है और आलू बड़े आकार के नहीं होते, जिससे वो उनको फटने की समस्या भी उसमें नहीं रहती है जी। तो आलू का उचित साइज के लिए भी जो है डंठल काटना जरूरी है जी। और डंठल काटने के लगभग 20-25 दिन बाद जो है वो हम खुदाई कर सकते हैं। तो खुदाई के लिए सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खुदाई है वो सितंबर-अक्टूबर में की जाती है, तो हर हालत में सितंबर-अक्टूबर में जो है वो खुदाई जो है वो कर लेनी चाहिए, नहीं तो ठंड के प्रकोप से जो है वो आलू के खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा ये है कि आलू जो है वो खुदाई के लिए तैयार हो गया या नहीं हुआ है, उसके लिए हम जो है वो थोड़ा सा आलू को अगर अंगूठे की रगड़ से देखें, अगर उसका छिलका उतर रहा है तो समझ लो कि अभी तक जो है वो आलू जो वो पका नहीं है और कच्चा है, तो आप थोड़ा सा और डिले जो है वो खुदाई को कर सकते हैं।
अच्छा, खुदाई उसी समय में करनी है जब खेत में ना ज़्यादा नमी हो ना सूखा हो, अन्यथा जो है वो कठिनाई होगी खुदाई करने में जी। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना है कि जितने आलू खोदे हैं उसी दिन जो है वो उसको जो है वो अच्छी तरह से फैला के जो है वो सुखा लेने हैं। अगर ऐसा किसी दिन ये संभव नहीं है तो 2 दिन के निकाले हुए आलू जो हैं वो तीसरे दिन तो हर हालत में सुखाने हैं। और जब आप आलू जो है फैला के सुखाते हैं तो कटे फटे या दो भी रोग वाले जो आलू हैं उनको जो है आप छांट लें, अन्यथा दूसरे आलूओं को भी वो खराब करेंगे जी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना जी। डॉक्टर अश्विनी, आप बताइए कि ग्रेडिंग क्या है और ये किस तरह से की जानी चाहिए और किसानों को इसका क्या लाभ होता है? देखिए, ग्रेडिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तो आपने अपना आलू उत्पाद जो है उसका बीज के रूप में प्रयोग करना है तो भी अति आवश्यक है। अगर आपने इसको भोज्य रूप में मंडी में ले जाके बेचना है तो भी अच्छा भाव पाने के लिए ग्रेडिंग की जरूरत रहती है। नहीं तो अगर आप मिक्स करके ले जाएंगे मंडी में बेचने के लिए तो आपको वो उचित भाव नहीं मिलेगा जी। तो अच्छा रेट पाने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो जो है आलू को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुदाई के बाद उसको 2-1 दिन सुखाने के बाद फिर ढेर करें, उसमें फिर छिलका उसका मजबूत हो जाता है जी। नहीं तो अगर आप कच्चे छिलके के साथ मंडी ले जाने की बात करेंगे तो वो फिर से खराब होना, छिलके का निकलने की संभावना रहती है। तो उसके लिए भी आप जो है 10-12 दिन छायादार हवादार जगह में उन आलूओं को ढेर लगा के रखें। और जो ढेर है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जी। वो 1 से 1.5 मीटर ऊंचा नहीं ले जाना है, नहीं तो उस ढेर के अंदर भी आलूओं के सड़ने की संभावना हो जाती है। और उसकी जो चौड़ाई है ढेर की वो भी 3 से 4 मीटर ही रखें जी। लेकिन हवा का मतलब अंदर आना बहुत जरूरी है। खिड़कियां खुली रखें और छायादार जगह में रखें, सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। खास करके जो खाने वाले आलू हैं, जो भोज्य रूप में प्रयोग होने हैं, मंडी ले जाने हैं, क्योंकि अगर आप में कहीं उन ढेर पे धूप आ गई और आपने वो खाने के रूप में प्रयोग करने हैं तो वो आलू हरे होने लगते हैं जी। और हरे वो आलू होते हैं जिनके ऊपर सीधी धूप आती है। वो क्यों हरे होते हैं? उनमें एक ग्लाइको अल्कलाइड नाम से कंपाउंड है, सोलेनिन, वो बन जाता है। ऐसे आलू जो हरे हैं वो खाने के लिए उचित नहीं होते हैं, उनका नहीं होते और मार्केट में उनको अच्छा रेट, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, टेस्ट भी कड़वाहट लिए होते हैं, थोड़ी से कुसैला सा उनका स्वाद हो जाता है। और उनके कईयों को तो वॉमिटिंग और ये वो डायरिया टाइप भी होने लगता है ऐसे आलू को खा लेने से। तो ऐसा करें कि छाया का उचित प्रबंध रखें जब तक आपने ढेर में रखे हैं। फिर ढेर से आपने उसका जब ग्रेड करना है तो उस समय फिर से आपके गले सड़े और फटे हुए कंद जो हैं उनको निकालते रहें, क्योंकि नहीं तो वो बोरी में भी आप डालेंगे ग्रेड करके तो वो वहाँ भी सड़ेंगे। तो आपने उस समय ग्रेड बनाने हैं और आप 4 ग्रेड बना सकते हैं इसके। मंडी के लिए तो ज़्यादा करके 2 ही किस्म के ग्रेड चलते हैं, जैसे कि A1 और A2, और उसमें तो 50-60 ग्राम से ऊपर ही आलू पसंद किया जाता है जो कि मध्यम आकार और उससे बड़ा होता है। तो जो उससे छोटे आलू हैं तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो उसको या तो अपने बीज की वाली फसल है तो बीज के लिए उपयुक्त कर लें या घर में प्रयोग कर लें, क्योंकि उनसे कम छोटे आकार के आलूओं का भाव जो है, रेट जो है उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो ग्रेडिंग मंडी के हिसाब से ही करनी पड़ती है, वैसे करें। और दूसरा जो बीज वाले आलू हैं, बीज वाले जो आलू हैं उसको ग्रेड करेंगे और ग्रेड करके अगले साल खेत में लगाएंगे तो आपकी जो फसल उगेगी वो एक साल उगेगी। अगर आपने मिक्स करके रखा तो कोई पौधा जल्दी उगेगा, कोई देर से उगेगा, तो आपकी जो फसल है वो एक साल यूनिफॉर्म नहीं होगी, जिसमें आपको कोई भी ऑपरेशन करने हैं, गुड़ाई, निराई, मिट्टी चढ़ाना, स्प्रे करना, फिर उनके पकने की अवधि भी वो अलग अलग होती है, तो सारा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपने एक ग्रेड के आलू एक खेत में लगाए, दूसरे छोटे ग्रेड के अगले में लगाए, तो उससे एक तरीके की एक साथ फसल तैयार होती है और उसमें अच्छा रहता है। तो दोनों ही फसलों में, चाहे वो आपने बीज के लिए लगाए या आलू आपने मंडी में खाने के लिए बेचे, फायदे की चीज है। तो ग्रेडिंग बहुत ही आवश्यक। और 25 ग्राम से जो छोटे आलू हैं उनको बीज के लिए क्यों नहीं ले जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वैसे तो हम ये नहीं कहते कि 25 ग्राम से जो कम वजन के आलू हैं उनको बीज के रूप में प्रयोग ना करें, लेकिन मुख्यतः ऐसा है कि हमारे हिमाचल के ऊंचे इन पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित आलू की फसल होती है। इरिगेशन की संभावना ज़्यादा नहीं है सिंचाई की,
और ये जो छोटे, जब हम आलू के बिजाई का समय मोस्टली ज़्यादा करके मार्च और अप्रैल रहता है, उसके बाद क्या है कि मई जून में सूखा का प्रभाव बहुत होता है, सूखा पड़ता है, बारिश होती नहीं है। तो जितना छोटा आलू आपने बीज के रूप में खेत में डाला है तो उसके सूखने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। आपने अगर 25 ग्राम इससे छोटे आलू और वो वर्षा आधारित फसल में खेत में बिजाई की है तो उनके सूखने की संभावना ज़्यादा होगी और आप उम्मीद करेंगे कि फसल नहीं उग रही तो वो आलू बीच में ही खराब हो गए, सड़ गया होगा। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए कि बहुत छोटे आलू को हम बीज के रूप में खेत में ना प्रयोग करें। दूसरी संभावना ये भी होती है कि जो इसमें आलू की फसल में बहुत सारे विषाणु रोग लगते हैं वायरसेस, और कई बार जो है आलू का जो आकार है, साइज है, वो विषाणुओं के प्रकोप के कारण भी छोटा रह गया होता है। तो अब ये नहीं पता लगता कि ये विषाणु के प्रकोप के मतलब ये रोगग्रस्त हैं या हेल्दी हैं या स्वस्थ हैं, तो लगाने के बाद पता लगेगा। तो वो भी एक संभावना रहती है कि कहीं आपने विषाणु रोगग्रस्त आलू को लगा दिया तो उससे फिर आगे और फैलेगा और उसमें आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो उपज है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो सारी उससे कम होने की संभावना रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि बहुत कम छोटे आलूओं को, जहां वर्षा पर आधारित फसल है खास करके, वहां बीज रूप में ना प्रयोग करें। तो इसका भंडारण किस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फसल है वो उसके भंडारण पर काफी निर्भर करती है ना? हाँ, देखिए आजकल जो हम बात कर रहे हैं वो है ऊंचे और अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, और यहाँ पर फसल की खुदाई जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सितंबर अक्टूबर में हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो चिलिंग इंजरी जिसको कहते हैं, ठंड के कारण भी आलू जो है वो पिलपिले से और ख़राब हो जाते हैं, तो उनका तो भंडारण अच्छे से हो ही नहीं सकता। इसलिए ठंड ज़्यादा पड़ने से पहले और थोड़ा सा सूखे से की स्थिति में आलू को खेत से निकाल के, जैसे बाकी विधि बताई आपको वैसे करना है। लेकिन जब आपने सारा कर लिया तो जो आलू आपने खाने के लिए रखने हैं उनको तो कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीज के लिए आपने अगले साल के लिए रखने हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं ऊंचे और अधिक ऊंचे क्षेत्र जहाँ का आलू दोनों रूप में प्रयोग होता है, खाने के लिए भी और बीज के लिए भी। अब बात जैसे हम करें अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की, जैसे लाहौल स्पीति का एरिया है, वहाँ का आलू बीज के रूप में इतना महत्वपूर्ण है। जो कुफरी चंद्रमुखी किस्म है उसका सारे का सारा आलू वेस्ट बंगाल और दूसरे गुजरात, इन स्टेट्स में, इन राज्यों में बीज के रूप में सारा चला जाता है और अच्छी रिटर्न, अच्छा भाव किसानों को मिलता है। तो जो किसानों को अपने बीज के लिए अगले साल के लिए स्टोर करना है उसको उपचार कर लेना चाहिए जी। तो उपचार कैसा है, उसके लिए जो है हमें रासायनिक उपचार एक हमारे द्वारा रिकमेंडेड है। उसके लिए हम सिर्फ बीज वाले आलू की बात है, खाने वाले को रसायन न लगाएं। तो उसके लिए हम बोरिक एसिड जो कमर्शियल ग्रेड का आता है उसका घोल बनाते हैं 3% और उसमें उन आलूओं को डुबोते हैं 25 मिनट के लिए, और उसके बाद निकाल के फिर उसको छायादार हवादार जगह में सुखाना है। जब पूरी अच्छी तरीके से सूख जाए तब उनको आप जो है बोरियों में, गन्नी बैग्स में भर के रखें। गन्नी बैग्स ही अच्छे हैं क्योंकि इसमें हवा का थोड़ा सा ठीक रहता है, और फिर उनको जहर उपचारित लिख के आप स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे अक्टूबर में हमने निकाला, ट्रीट किया, उपचार किया, उसके बाद देखिए जो ज़्यादा आलू है भारतवर्ष में वो 85% आलू की फसल तो मैदानी इलाकों में होती है। हमारा जब खुदाई का टाइम है तो उनके वहाँ लगाने का समय होता है, तो उनको जूझना पड़ता है बहुत गर्मी से। उनका फसल निकलती है जाके फरवरी और मार्च में, और इतना अधिक गर्मी हो जाती है कि आलू खराब होने की स्थिति होती है, इसलिए उनको कोल्ड स्टोर में डालना पड़ता है। हमारे यहाँ अक्टूबर में निकलता है, उसके बाद इतनी ठंड पड़ती है कि हमें ज़्यादा ठंड से बचाना पड़ता है। तो ये भगवान के दिया हुआ एक अच्छा ये है किसानों के लिए कि हमें तो किसी कोल्ड स्टोर की जरूरत नहीं है, नेचुरल कोल्ड स्टोर है, उसमें हम आलू को रख सकते हैं अगले मार्च अप्रैल तक आराम से, कोई ऐसी उसमें समस्या नहीं आती है। उन बोरियों को आप स्टैक करके रख दीजिए तो कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठंड से बचाने के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं और अंधेरे में रखिए। वैसे तो अगर इन आलूओं में थोड़ी बहुत रोशनी आ जाने से हरे भी हो जाएं, जो अगले साल आपने बीज के लिए प्रयोग करने हैं, तो बीज के रूप में हरे आलूओं का प्रयोग किया जा सकता है, कोई उसमें दुष्प्रभाव नहीं है ऐसा है। और जो आपने खाने वाले आलू हैं उनको भी अगर आपने भंडारण करना है तो आप अपने छोटी पेटियों में रख सकते हैं, लेकिन उनको जरूर अंधेरे जैसी जगह में रखें जिससे सीधा सूर्य का प्रकाश उसमें ना पड़े, वो हरे ना हो जाए। सर, बारानी क्षेत्रों में देसी खाद कितनी मात्रा में इसमें डालनी चाहिए आलू में? देसी मतलब देसी गाय गोबर की खाद जी। तो 1 बीघा में जो है वो 25 क्विंटल के आसपास जी। और गोबर डालने के बहुत सारे फायदे हैं।
इससे जो है वो एक तो जो है वो मिट्टी उपजाऊ तो होती है, मिट्टी की जो भौतिक संरचना जो है जी। वो भी इम्प्रूव होती है, और ये जो 3 मुख्य तत्व है NPK, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी जो है वो बढ़ा देती है ये गोबर की खाद। जी। और बीजोपचार क्यों आवश्यक है और ये किस तरह से किया जाना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं सर। बीजोपचार तो डॉक्टर साहब ने पूरा तो हाँ जी, दोबारा एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए कैसे है। तो बीजोपचार जो है वो जैसे जो आपका ग्रेडेड प्रोड्यूस है उसको जो है वो पहले तो अच्छी तरह से वो पानी से धो लें जी। पानी में धोने के बाद जो है वो इसको जो है वो एक क्लोरोसिन के घोल में 10 ग्राम पर लीटर क्लोरोसिन के घोल में जो है वो डुबो के रखें जी। और उसके बाद जो है वो बोरिक एसिड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 3% का मतलब है कि आपका 30 ग्राम 1 लीटर में जी। घोल बनाएं और कम से कम जो है वो 25 से 30 मिनट जो है वो इसमें रखें जी। और जो एक बार जो आपने घोल बना लिया, क्योंकि अगर आपके जो आलू हैं वो पानी से अच्छे धुले हैं तो एक बार जो घोल बना लिया उसको आप जो है वो 25 से 30 बार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और ये जो आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो क्रेट वगैरह में करनी चाहिए, ये नहीं कि जो है वो एक गन्नी बैग लिया और आपने जो है वो घोल में डाल दिया तब तो जो है उसको जो है वो 25-30 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, हैं जी। तो उससे जो है केमिकल का भी बचाव होता है अगर क्रेट वगैरह में, प्लास्टिक क्रेट या जो वुडन क्रेट में अगर आप ट्रीट करें तो जी। सर अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा कृषि दर्शन का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। नमस्कार।